हेलो फेलो रीडर्स। बुक वाइज में आपका फिर से स्वागत है। शॉर्ट स्टोरी के सेक्शन में आज हम लाए हैं एक ऐसी स्टोरी जो मेरी फेवरेट है। इस स्टोरी से मैंने नॉवेल रीडिंग की शुरुआत की थी। आज की पिक 1889 में पब्लिश्ड एंटन चेखव की लिखी द बेट है। इस स्टोरी को 3 पार्ट्स में न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था। हम इसे कोशिश करेंगे कि एक ही पार्ट में कंप्लीट कर सकें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं द बेट की शॉर्ट स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एक रीडिंग हॉल में, जहां एक रिच बैंकर बेचैन चहलकदमी कर रहा है। वो 15 साल पहले की एक डिनर नाइट को याद करता है, जहां काफ़ी वेल एडुकेटेड लोग भी आए होते हैं। और किसी तरह से एक डिबेट शुरू हो जाती है। डिबेट होती है कि क्या कैपिटल पनिशमेंट प्रैक्टिस की जानी चाहिए। सभी अपने ओपिनियंस देते हैं। कुछ कहते हैं एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए कैपिटल पनिशमेंट इमोरल है और उसके बदले लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट देनी चाहिए। रिच बैंकर डिबेट को बिल्कुल ट्विस्ट करते हुए कहता है कि कैपिटल पनिशमेंट ही मॉरल और ह्यूमन है, इससे इमीडिएटली मौत हो जाती है, जबकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट से धीरे धीरे जान जाती है। एक इंसान किसी जेल में बस अपनी मौत का वेट करता है और तब तक बस सफ़र करता है। तो सवाल यह है कि फांसी से किसी को केवल एक बार में ही मारा जाए या उसे तरसा तरसा कर मारें। सभी शांत हो जाते हैं कि तभी एक गेस्ट बोलता है कि दोनों इमोरल हैं। गवर्नमेंट भगवान नहीं है कि वो किसी की लाइफ ले जो कि वो दे भी नहीं सकती। 25 साल का एक यंग लॉयर भीड़ में से बोलता है, पनिशमेंट्स के बहुत सारे वेज हो सकते हैं, लेकिन किसी भी वे में हम किसी की लाइफ नहीं ले सकते। हालांकि अगर इनमें से मुझे कुछ चूज करना हो तो मैं हमेशा लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही चूज करूंगा। अचानक से डिबेट इंटेंस हो जाती है। बैंकर को इस बात से काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने हाथ को पास रखे टेबल पर पटकते हुए बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुम 5 साल भी किसी एक प्रिजन के अंदर नहीं रह सकते। अगर शर्त की नौबत आ गई है तो मैं 5 क्या 15 साल भी किसी एक प्रिजन के अंदर रह सकता हूं। वो लॉयर भी गर्मजोशी से बोलता है, ठीक है, 15 साल मुझे मंजूर है। मैं 2 मिलियन की शर्त लगाता हूं। बैंकर बोला, ठीक है, अगर कोई अपने इतने सारे पैसे बतौर शर्त लगा रहा है तो मैं भी अपने जीवन के 15 साल की फ्रीडम को दांव पर लगाता हूं, लॉयर ने कहा। इस तरह से बड़ी उटपटांग सी ये शर्त लग गई। बैंकर ने लॉयर का काफी मजाक बनाया। शर्त से मुकरने का अभी भी समय है। 2 मिलियन मेरे लिए कुछ भी नहीं। अगर मैं हार भी गया तो मेरे पैसे वापस लौट आएंगे, लेकिन जीवन के ये सबसे कीमती समय अगर तुम्हारे चले गए तो कभी लौट कर वापस नहीं आएंगे। मुझे तुम पर बड़ा तरस आ रहा है, बैंकर ने लॉयर का मजाक बनाते हुए कहा। आज अपने रीडिंग रूम में वो बैंकर बस यही सोच रहा है कि उसने वो बेट क्यों लगाई, उससे किसका फायदा हुआ। लॉयर ने अपने सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स गंवा दी और उसने 2 मिलियन। कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए वाली ये डिबेट इस बेट से कहीं कंक्लूड नहीं होती। वो खुद को कोसता है कि अमीरी की सनक में उसने वो शर्त लगा दी और लॉयर ने अमीर बनने के डिज़ायर में। बैंकर फिर ये याद करने लगा कि उस पार्टी के बाद ये तय हुआ कि लॉयर अपने इम्प्रिजनमेंट के दिन स्ट्रिक्ट सर्विलांस और सिक्योरिटी में उस मर्चेंट के गार्डन वाले पार्ट में रहेगा। कंडीशंस बिल्कुल क्लियर थे कि वो किसी से मिल नहीं सकता, न्यूज़पेपर पढ़ नहीं सकता, ना किसी रिलेटिव या फ्रेंड के लेटर उस तक आएंगे। हालांकि उसे उसके ज़रूरत की सारी चीज़ें दी जाएंगी। उसकी ज़रूरत की चीज़ें वो लेटर में लिखकर छोटी सी खिड़की में से गार्डन वाले पार्ट में गिरा सकता था। अग्रीमेंट में हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया था। 14 नवंबर 1870 के 12 बजे रात से 14 नवंबर 1885 की रात 12 बजे तक पूरे 15 साल रहना था। अग्रीमेंट में यह साफ लिखा हुआ था कि अगर कोई भी कंडीशन सही से फुलफिल नहीं होती है तो यह बेट डिसॉल्व हो जाएगी। इम्प्रिजनमेंट के पहले साल में जहां तक उसके नोट से यह पता लगा कि लॉयर ने बहुत अकेलापन महसूस किया। रात दिन उसके रूम से पियानो की आवाज़ें आती थी। उसने शराब और स्मोक भी छोड़ दी और उसने यह भी लिखा कि ये चीज़ें उसकी डिज़ायर्स बढ़ाती हैं। पहले साल में उसने कुछ किताबें पढ़ी जिनमें अधिकतर सस्पेंस, थ्रिलर और फैंटेसी ही थी। दूसरे साल में उसने पियानो बजाना बंद कर दिया। उसकी रुचि अब क्लासिकल म्यूज़िक में हो रही थी। 5वें साल उसने डिफरेंट म्यूज़िक सुननी शुरू कर दी और शराब की भी डिमांड की।
जब बैंकर ने लोगों से उसकी एक्टिविटीज़ देखने को कहा तो खिड़की से झांक कर देखने पर मालूम हुआ कि वो ज़्यादातर समय खाने, पीने और सोने में लगाया करता है। छठे साल में उसने लैंग्वेज, लिटरेचर, फिलॉसफी और हिस्ट्री में रुचि लेनी शुरू कर दी। उसने बड़ी तेज़ी से पढ़ना शुरू किया, यहाँ तक कि बैंकर को उसके बुक्स की मांग को पूरा करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया। 4 सालों में उसने कम से कम 600 बुक्स पढ़ी। कुछ दिनों बाद उसने एक लेटर बैंकर को लिखी, जिसमें लिखा था कि वह उस लेटर को 6 डिफरेंट भाषाओं में लिख रहा है। उसने लिखा कि बैंकर किसी एक्सपर्ट से सारे भाषाओं को चेक कराए और अगर उनमें से कोई भी गलती ना हो तो वो गार्डन में अपनी राइफल से 2 बुलेट फायर करे और अश्योर कराए कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई है। ऐसा ही हुआ। एक्सपर्ट से चेक कराने के बाद जब सब कुछ सही पाया गया तब फायर करके बताया गया कि उसने सही से लैंग्वेज सीख ली थी। नेक्स्ट ईयर लॉयर अपने टेबल पर बैठा बैठा बाइबल का न्यू टेस्टामेंट पढ़ता रहा। बैंकर को यह बात बड़ी अजीब लगी कि जब उसने 4 सालों में 600 किताबें पढ़ी थी तो एक साल वो कैसे केवल न्यू टेस्टामेंट पढ़ता रहा, जो कि बहुत छोटी सी बुक है। न्यू टेस्टामेंट के बाद उसने हिस्ट्री ऑफ ऑल रिलीजन पढ़ना शुरू किया। अपने इम्प्रिजनमेंट के लास्ट 2 सालों में उसने अंधाधुंध पढ़ाई की। पहले उसने नेचुरल साइंस पढ़ी, उसके बाद उसने बायरन और शेक्सपियर को पढ़ा। नेक्स्ट उसने केमिस्ट्री और मेडिकल साइंस की पढ़ाई की। कुछ नॉवेल्स और फिलॉसफी और थियोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन की भी डिमांड की गई। ऐसा लग रहा था मानो वो सब कुछ जान लेना चाहता था, वो नॉलेज के डेप्थ को टच करना चाहता था। बैंकर सारी चीज़ें ऐसे याद कर रहा था जैसे सब कुछ उसके आंखों के सामने घट रही हो। वो सोच रहा था कि कल वो दिन है जब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसे 2 मिलियन देने होंगे। बैंकर ने इन 15 सालों में जुए और शराब में सारे पैसे उड़ा दिए थे। उसे पता था कि अगर उसे पैसे देने पड़े तो वो बैंकरप्ट हो जाएगा। अपने सिर को पकड़कर वो सोचने लगा कि ये उसने क्या बेवकूफ़ी कर दी। लॉयर प्रिजन में मरा भी नहीं और अब वो 40 साल का है। वो बेड का पाई पाई निकलवा लेगा, फिर वो बाहर आकर शादी करेगा, खूब मज़े करेगा, बेड के पैसों से ऐश करेगा। बैंकर फ्रस्ट्रेटेड था। उसने मन ही मन सोचा कि मैं अपनी सारी संपत्ति किसी और के नाम नहीं करूंगा, इससे बेहतर है मैं उसकी जान ही ले लूं। घड़ी में रात के 3 बज चुके थे। घर पर सभी सो चुके थे, बस बैंकर जगा था। उसने अपनी तिजोरी से प्रिजन की चाबी निकाली, ओवरकोट पहना और गार्डन में चला गया। बाहर कड़कते बिजलियों और तेज हवाओं के बीच बारिश हो रही थी। उसने गार्ड को आवाज़ लगाई, लेकिन बदले में उसे कोई आवाज़ नहीं आई। शायद गार्ड खराब मौसम के कारण कहीं छिपा बैठा था। अगर आज की रात मैंने प्रिजनर को मार दिया तो लोग गार्ड पर ही शक करेंगे, बैंकर ने बुदबुदाते हुए बोला। उसने अंधेरे में सीढ़ियाँ ढूंढी, फिर गार्डन के हॉल में घुस गया, फिर गलियारे से होते हुए लॉयर के रूम के बाहर पहुंच गया। उसने झांक कर देखा, वहां अभी भी एक कैंडल जल रही थी। लॉयर अपने टेबल पर बैठा हुआ था। उसके पतले से हाथ और औरतों जैसे लंबे बाल दिखाई दे रहे थे। चारों ओर किताबें बिखरी पड़ी थी। 5 मिनट बीत गए और लॉयर ने कुछ मूवमेंट नहीं दिखाई। शायद शायद उसने 15 सालों में बिना हिले डुले एक जगह पर बैठना सीख लिया था। बैंकर ने दरवाजे पर नॉक किया, इस पर भी लॉयर कुछ बोला नहीं। अब बैंकर ने दरवाजे का ताला खोला, कहीं कोई हरकत नहीं हुई तो बैंकर रूम में घुस गया। उसने देखा कि चेयर पर एक ह्यूमन लाइक क्रिएचर बैठी है, बिल्कुल कंकाल की तरह, जो स्किन से बस कवर्ड थी। उसके लंबे बाल और लंबी दाढ़ी थी। एक हाथ से उसने सिर को सहारा दिया बैठा था। बिल्कुल किसी कंकाल की तरह दिखने की वजह से वो बहुत डरावना दिख रहा था। उसके बाल सफ़ेद चमकदार थे। उसे देखकर किसी को यह विश्वास नहीं होगा कि वह केवल 40 साल का जवान इंसान था। उसके ठीक सामने टेबल पर एक कागज़ पड़ी हुई थी जिसमें कुछ लिखा हुआ था। बैंकर सोचने लगा कि बेचारा, शायद कल करोड़ों रुपए मिलने का सपना देख रहा होगा। उसने फिर सोचा कि उसे बिस्तर पर फेंक कर तकिए से मुंह दबा देगा तो उसकी सांसें रुक जाएंगी और सबको काफ़ी नेचुरल डेथ ही लगेगी। लेकिन तभी उसने सोचा कि सामने पड़े कागज़ को पढ़ लेना चाहिए और उसने उस कागज़ का वो टुकड़ा उठा लिया। वो एक लेटर था जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी। कल रात 12 बजे मुझे मेरी फ्रीडम मिल जाएगी। मैं सभी से मिल पाऊंगा, लेकिन इन 4 दीवारों से बाहर निकलने से पहले मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। ईश्वर जो मुझे देख रहे हैं
उनको साक्षी मानकर मैं कहना चाहूँगा कि अपनी ये मुक्ति, अपना जीवन, स्वास्थ्य तथा अन्य सब कुछ जिसे संसार में वरदान के रूप में देखा जाता है, मुझे इन सब से विरक्ति हो गई है। इन 15 सालों में मैंने इस सांसारिक जीवन का गहन अध्ययन किया है। यह सच है कि ना तो धरती ना ही उस पर रहने वालों को मैंने देखा है, लेकिन उनकी लिखी किताबों से मैंने अमृत पीने जैसा एहसास पाया है, मेलोडियस म्यूज़िक का टेस्ट पाया है और जंगलों में हिरणों और जंगली जानवरों का शिकार भी किया है। खूबसूरत महिलाओं से प्यार किया है, ऐसी महिलाएं जो कि अलौकिक बादलों में कवियों की कल्पना में रहती हैं। रातों में प्रतिभाशाली व्यक्ति मेरे पास आकर तरह तरह की कहानियां सुनाया करते थे, जिसे सुनकर मैं डिवाइन महसूस करता था। ये किताबें मुझे पहाड़ों की ऊंचाइयों तक ले जाती थीं और मैं माउंट ब्लैंक और एल्बर्स जैसी पहाड़ियों की सैर कराता था। मैंने वहाँ से सनराइज़ और सनसेट देखी है। डीप ओशंस और पहाड़ियों की चोटियों में मैं विचर सकता था। मैंने आसमान में बिजली की चमक से बादलों को फटते देखा है। मैंने हरे भरे जंगल और खेतों को, नदियों, झीलों और शहरों को देखा है। मैंने जलपरियों को गाते हुए सुना है, विशाल दानवों को अपने पास आते हुए देखा है। इन किताबों में मैंने अथाह अगाध सीमा देखी है, बहुत सारे चमत्कार देखे हैं, शहरों को जलते और नष्ट होते देखा है, नए धर्म के प्रचारकों को सुना है, कितने देशों पर जीत भी हासिल की है। इन किताबों से मुझे बहुत ज्ञान मिला है, लोगों की सोच मैंने पढ़ी है और अब मैं जानता हूँ कि मैं आप लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। फिर भी इन किताबों को, जिन्हें मैंने अभी तक पढ़ी है, उन्हें बहुत कम समझता हूँ। संसार का सारा ज्ञान और वरदान सब बेकार है, इसलिए मैं इन्हें वर्थलेस समझता हूँ। यहाँ हर चीज़ मिराज है, काल्पनिक है, क्षणभंगुर है। आप जिन खूबसूरती और अथाह भंडार पर गर्व करते हैं, वो एक दिन खत्म हो जाएगी। जिस रोज़ मौत आएगी, सब रखा रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, सब व्यर्थ मालूम होगा। हमारा सारा इतिहास और ह्यूमन नॉलेज एक दिन धरती के अंदर समा जाएगा। मैं अगर ठीक समझ सकता हूँ तो आप सभी मदांध हो गए हैं, सच को झूठ और बदसूरती को खूबसूरत समझते हैं। आपने धरती के सुख के लिए स्वर्ग को गिरवी रख दिया है, शायद बेच ही दिया है। इसलिए मैंने ये तय किया है कि अपने अग्रीमेंट के पूरे होने से ठीक 5 मिनट पहले मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और संन्यास ले लूँगा, जिससे कि बैंकर अपने पैसे को अपने पास ही रखे। बैंकर ने उस लेटर को बड़े ध्यान से पढ़ा। वहाँ उस टेबल पर उसे रखकर उसने लॉयर के सर को चूमकर बहुत रोया। फिर वह वहाँ से उठकर चला गया। उसे बहुत रिग्रेट फील हो रहा था, शायद अपने पूरे जीवन पर। वो अपने कमरे में वापस लौटकर अपने बिस्तर पर लेट गया और रात भर रोता रहा। अगले दिन गार्ड भागता हुआ आया और उसने बतलाया कि वह प्रिजनर खिड़की से बाहर कूदकर गेट से बाहर चला गया। अफवाहों से बचने के लिए बैंकर उस बंद कमरे में दोबारा गया और उस लेटर को उठाकर अपने पास रख लिया। वापस आकर अपनी तिजोरी में उसे बंद कर दिया, हमेशा के लिए। बस इतनी थी आज की कहानी। 1889 में एंटन चेखव की लिखी इस स्टोरी में बहुत सारी ह्यूमन टेंडेंसीज को डिफाइन की गई है। यह स्टोरी आज भी काफ़ी रिलेवेंट है। जहाँ कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं, कंट्रोवर्सी एग्जिस्ट करती है। स्टोरी हाईलाइट करती है कि हर एक इंसान हमेशा अपनी फ्रीडम की आशा करता है, जो किसी भी मटेरियलिस्टिक बेनिफिट से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है। स्टोरी में ह्यूमन ग्रीड और दूसरों को खुद के फ़ायदे के लिए नुकसान पहुंचाने के थॉट का एनालिसिस है। द बेट, स्ट्रेन ऑफ सिनिसिज्म और सोशल क्रिटिसिज्म की कहानी है। आपने अगर ये कहानी पढ़ी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताएं। आपके कैपिटल पनिशमेंट के लिए क्या थॉट्स हैं? द बेट के स्टोरी के कौन से पार्ट को आप सबसे ज़्यादा लाइवली फील करते हैं? एंटन चेखव की राइटिंग के कौन से एलिमेंट से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं? अपने व्यू पॉइंट हमें ज़रूर दें। चैनल में हम रोज़ कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। होपफुली आपको यह पसंद आ रही होगी। आगे ऐसे ही इंगेजिंग स्टोरीज़ के लिए हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए गुड बाय और हैप्पी रीडिंग।